नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 8 अनंत माधव स्थित सेक्टर में। मेले में तमाम साधु संत सन्यासी अखाड़े आए हुए हैं। महाकुंभ मेला जो 144 वर्ष बाद लगा है यहाँ पर, उसके बारे में, उसका ज्योतिषीय महत्व क्या है, ज्योतिष एवं कर्मकांड के प्रोफेसर ब्रिजेंद्र जी से हम बात करेंगे और उनसे पूरी प्रक्रिया जानेंगे, पूरा ज्योतिष का महत्व जानेंगे और इस महाकुंभ में क्या योग है, क्या महत्व है, ये सारी बातें, कल्पवास किस लिए ज़रूरी है और कल्पवास की पूरी प्रक्रिया क्या है, ज्योतिषी महत्व क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं ब्रिजेंद्र जी से। नमस्कार डॉक्टर यादव सर। ये जो कुंभ मेला है, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यह एक ज्योतिषीय पर्व है। यह ज्योतिष के माध्यम से हम इसकी सूचना प्रसारित करते हैं। जब संचार माध्यम नहीं हुआ करते थे, पत्रकारिता भी नहीं थी, किसी को बिना निमंत्रण दिए हुए भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इन तिथियों को, जैसे माघ मास और विशेषकर उसकी अमावस्या का तिथि, उसके आगे पीछे भी कई तिथियाँ हैं लेकिन दो मुख्य तिथि है, एक तो माघ मास का होना और दूसरा अमावस्या होना। ये दोनों कैलकुलेशन, ये गणना केवल ज्योतिषीय आधार पर की जाती है, जिसका हम अपने पंचांग के रूप में एक पंजीकरण पाते हैं। चूँकि पंचांग सबके पास उपलब्ध है जो सनातनी हैं, तो पंचांग के माध्यम से वो अपने आप निमंत्रित हो जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। उनको पता है कब आना है, कैसे आना है, किसी और माध्यम से हम नहीं बता सकते उनको। वो माध्यम है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। प्रयाग के लिए ये तीन ही ग्रह हैं जो संकेत देते हैं कि कब यह कुंभ लगेगा, चाहे 12 वर्ष के बाद लगे, चाहे मासिक माघ मेला हो, चाहे 144 वर्ष के बाद पड़ने वाला यह महाकुंभ जो आज हम लोगों के समय उपलब्ध हुआ। हम भाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ के हम साझीदार, साक्षी बन रहे हैं और हम इसको समझ रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महाकुंभ आ सकता है, क्योंकि 3 12 के बाद आएगा। जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, टीनेज के बाद तो समझने लगते हैं, उसके पहले तो बच्चे होते हैं। तो इस पर्व के लिए यहाँ पर बालुका की रेती, जो गंगा की जो रेती है, विशेषकर जमुना की रेती हमें नहीं मिलती, यहाँ गंगा की ही मिलती है और गंगा जल मिलता है। वो गंगा पश्चिम की तरफ बहती हुई जमुना में मिलती हैं, वो संगम क्षेत्र है। ये तीनों चीज़ बहुत महत्व की है। जो ज्ञानी लोग हैं जो इसको समझते हैं, वह इसी क्षेत्र में प्रवास करने का प्रयास करते हैं। अगर वहाँ अवसर नहीं मिलता तो जो भी बालू इधर फैली हुई आप देख रहे हैं, वहाँ पर भूशयन करते हैं। 2-3 शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा। भूशयन यहाँ की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। इसलिए देखिएगा, हर कैंप में एक त्रिपाल लगा होगा, ज़मीन पर पुलाव लगा होगा और भूशयन की व्यवस्था होगी। मित भोजन ग्रहण करते हैं, 1 बार भोजन ग्रहण करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं और बाहर निकल करके तुलसी की पूजा, केले की पूजा, केले और तुलसी के रूप में पूजा करते हुए हम विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए यहाँ पे रहते हैं। ये जो 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती आपको दिख नहीं रही है। मैं आपको बताऊं कि गंगा यमुना के पहले ही यहाँ पर सरस्वती थी, अब वो विलुप्त है। लेकिन सरस्वती का सारा प्रभाव यहाँ पर है, क्योंकि जब नदी शब्द का प्रयोग करते हैं सबसे पहले सरस्वती का नाम आता है। नदी तमा वेदों में कहा गया है और यहीं पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भी उत्पन्न किया था, उनको भी प्रकट किया था और उसी तट पर जितने भी वेद ओद की रचना हुई है सब इसी प्रयाग क्षेत्र में हुई है। ये तो रहा हमारे ज्ञान की बात। और अध्यात्म की बात अगर मैं कहूँ तो हमारा वही जो अमृत घट, समुद्र मंथन, उस पर मैं थोड़ा अलग से चलूँगा। पहले आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर कल्पवास कैसे होता है और उससे पहले फिर मैं जाऊँगा उस ज्योतिषीय जो व्यवस्था बनती है जिसके तहत हम यहाँ पर प्रयाग में आते हैं। यहाँ पर हर वर्ष माघ मेला लगता है। आप माघ जानते हैं, जनवरी फरवरी के बीच में लगता है और उसी बीच में जब सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो मकर संक्रांति पड़ती है। अब आप मकर को स्थिर कर लीजिए। मकर ही बहुत महत्वपूर्ण है प्रयाग के लिए, क्योंकि मकरे च दीवानाथे वृषगे च बृहस्पतौ, यानी बृहस्पति जब वृष में आएंगे और मकर में दीवानाथ यानी सूर्य और चंद्रमा, 2 राशि अगर आप समझ सकें, मकर राशि और वृष राशि,
तो जब उन तीनों का संयोग होगा, अलाइनमेंट होगा, तब प्रयाग में कुंभ लगता है। नहीं तो मकर में तो सूर्य चंद्रमा हर साल आएंगे, वृष राशि के बाद वो एक एक वर्ष बृहस्पति में खिसकते जाते हैं, फिर 12वें वर्ष आएंगे, क्योंकि उनकी गति जो हमारा वर्ष का निर्धारण होता है वो बृहस्पति की ज्योतिषीय गणना से होता है, और जो मास का यानी माह का जो निर्धारण होता है वो सूर्य करते हैं, और तिथि का निर्धारण सूर्य चंद्रमा दोनों मिल करके करते हैं। तो यही तीन मुख्य ग्रह हैं। अब आप कहेंगे इन तीनों ग्रहों की क्यों हमने पकड़ा, क्यों उन्हीं के आधार पर ये कुंभ का या माघ मेले का आयोजन किया। तो अगर आप कथा पढ़े होंगे, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बाहर आया, उसे एक घट में रखा गया, उस घट के पीछे दैत्य और देवता दोनों पड़े, तरह तरह के ढंग से उसको बचाने का प्रयास किया गया दैत्यों से। और बाद में आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में उनको किसी तरह से विचलित करके देवताओं को पिलाया, और फिर भी एक राक्षस आया जो स्वरभानु जिसका नाम था, वो पी ही गया था तो उसका गला काटा गया, वो राहु और केतु बना। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये ज्योतिष की है। वही ग्रहण लगाता, और ग्रहण किस पे लगाता है? सूर्य चंद्रमा, क्योंकि उससे मुख्य जो दो देवता थे जो उन्होंने चुगली की थी, शिकायत की थी, वो सूर्य और चंद्रमा थे, और सारा मार्गदर्शन कर रहे थे बृहस्पति। यद्यप उसमें और भी ग्रह हैं, लेकिन ये तीन मुख्य हैं। तो इन्हीं तीनों की गति का जो एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, मैथमेटिकल, कुछ भी कह लीजिए, इतना बड़ा विज्ञान विश्व में कहीं नहीं था, किसी धर्म में न है न होगा, क्योंकि हम इन्हीं के आधार पे चलते हैं। हम केवल आंख मूंद करके किसी चीज़ का अनुसरण नहीं करते, हम आंख मूंद का अनुसरण करते हुए उसको पाते हैं जो बेचारा इनको नहीं समझ पाता, उसको हम थोड़ा सा कथानक बता देते हैं जिससे वो समझ जाए। और आप जैसे जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको तो हम पूरी गणित बताएंगे, जैसा कि मैं भी बता रहा हूँ।